So, hello friends, welcome to Exam Planet. So, today is 10th of June and we'll discuss the banking awareness of 10th of June 2021 for especially for SBI clerk. Even we can use this June banking affairs for the RRB paper as well. RRB has released its notification and जब तक उसके एग्जाम्स होंगे तो अगर आप पिछले 4-5 महीने का कवर करोगे तो यू विल बी हैप्पी टू सी कि आप जो जून में अभी पढ़ रहे हो वो आपके बाकी आगे आने वाले 2-3-4 एग्जाम्स में काम आएंगे बहुत अच्छे से, राइट। बिकॉज आपने जून पढ़ा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 6 महीने तक भी अगर आप लेके चलते हो तो आपके सारे के सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे जो आज आप पढ़ने वाले हो, या फिर जो आप जून के मंथ की या मई के मंथ की पढ़ रहे हो, ये आपके इस साल के सारे एग्जाम्स निकाल देंगे। ठीक है, तो सोचिए कितना फायदा है आपका। एक साल में टोटल 5 से 6 या 7 एग्जाम होंगे, वो सारे के सारे एग्जाम इस बैंकिंग अफेयर से आपके बैंकिंग के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके फोकस्ड होके पढ़िए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। आपको पता होगा मेरी वीडियोस में 4-5 खबरों से ज्यादा कभी होता नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि 7-8 खबरें आ जाती हैं। ठीक है, तो वो 7-8 खबरें आपकी बेहतरी के लिए हैं। अगर आप समझ जाएंगे तो जो जो कई बार ऐसा होता है, लास्ट टाइम एसबीए पीओ और आरआरबी पीओ की जब मेंस हुआ था, जो मैंने भी दिया था, तो उसमें क्या हुआ था, बच्चे घबरा गए थे जीए की पेपर देख के, क्योंकि उनसे 40 में से 12, 14, 16 सवाल भी सॉल्व नहीं होते लोगों से। ठीक है, आप देखेंगे, अगर आप रिजल्ट जाके देखेंगे ना, कट ऑफ बहुत कम गया है, क्योंकि लोगों को 12, 14, 15, 16, 20 सवाल तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे वो 40 और 50 सवाल में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए मैंने ये सीरीज शुरू की है, जहां पे मैं आपको हर वो चीज कवर कराऊंगा जो लास्ट ईयर के पेपर में मैंने देखा है। मैंने लास्ट ईयर के और सारे मेंस दिए हैं, सारे एसबीआई क्लर्क से लेकर आरआरबी पीओ आईबीपीएस क्लर्क के मेंस दिए हैं, सबके मेंस दिए हैं ऑलमोस्ट मैंने। मैं आरआरबी क्लर्क में भरता नहीं हूँ फॉर्म, ठीक है, बाकी मैंने जितने दिए थे सबके मेंस मैंने दिए थे। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बाकी चीजों में। ठीक है, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहली स्लाइड है, एचडीएफसी बैंक जो है उसने एमओयू साइन किया है विद केआईएडीबी टू ऑफर बैंकिंग सॉल्यूशन टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली केआईएडीबी है क्या, पहले वो जान लीजिए। केआईएडीबी जो है ये है कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड। कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड इज केआईएडीबी। उसने साइन किया है एक एमओयू, किसके साथ साइन किया है, एचडीएफसी बैंक के साथ। ठीक है, क्यों साइन किया है, टू प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ व्हाट सर्विसेज, टू प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। ठीक है, तो बेसिकली केआईएडीबी कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने साइन किया है एक एमओयू एचडीएफसी बैंक के साथ, ताकि वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज अपने कस्टमर्स को ऑफर कर पाए। ठीक है, इस एमओयू के तहत, एज अ पार्ट ऑफ दिस एमओयू, एचडीएफसी बैंक विल प्रोवाइड अ वाइडर रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर थ्रू एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो इसके तहत क्या होगा, जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होंगे जो दोनों मिलकर स्टार्ट करेंगे या चलाएंगे, वो क्या होगा, एचडीएफसी बैंक की बहुत बड़ी रीच है इंडिया में इवन फॉरेन में भी कई कई जगहों पे एचडीएफसी के ब्रांचेस हैं। तो एचडीएफसी बैंक की रीच बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं इसके। ठीक है, तो उनके थ्रू ये जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज होंगी ये ऑफर करेंगे लोगों को। ठीक है, KIADB in its effort to make the land acquisition for industrial purposes more affordable and attract investment into कर्नाटका। ठीक है, KIADB आपको पता होगा ये बेसिकली कर्नाटका के डेवलपमेंट के लिए ज्यादा काम करती है। तो ये क्या बोल रही है, हम लैंड एक्विजिशन को और स्ट्रीमलाइन कर देंगे। ठीक है, ताकि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो लैंड एक्विजिशन हो वो आसानी से हो पाए, मोर फ्रीक्वेंट वे में हो पाए, मोर क्या बोलते हैं उसको, हम थोड़ा ज्यादा उसको प्रॉब्लमेटिक ना बनाए, इजिली अक्वायर हो जाए, ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए स्टेट में वो अच्छे से हो पाए, अट्रैक्ट, ताकि इन्हीं सब चीजों की वजह से जब लैंड एक्विजिशन आसानी से हो जाया करेगी, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, चीजें फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, तो उसके बाद क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा वहां पे, कहां पे, कर्नाटका में। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उन्होंने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है विद एचडीएफसी बैंक, सो दैट एलिजिबल इन्वेस्टर जो भी हो वहां पे, जो इन्वेस्ट करना चाहता हो या कस्टमर हो ऑफ केआईडीबी, कैन अवेल ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, ताकि वो क्रेडिट फैसिलिटीज लोन वगैरह वहां से ले पाए, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए फ्रॉम एचडीएफसी बैंक एज पर बैंक प्रोसेस एंड पॉलिसीज। जो बैंक के प्रोसेस है उसकी पॉलिसीज है, ये तो बेसिक है, आप बैंक के प्रोसेस और पॉलिसीज को फॉलो करके वहां से लोन ले सकते हो। एज पर द एमओयू,
As per the MOU, KIADB shall accord approvals related to handing over possession of land and project related construction as per agreed terms between such allottees, customers of KIADB, and take up expediting measures in case of delays. Okay, तो इसमें क्या बोला गया कि अगर मान लो कोई एक प्रोजेक्ट है जो आप लेते हो, हमसे आप फाइनेंस कराते हो, तो उस केस में हमारा बेसिक सा फंडा ये है कि आपको वो उसकी पोजीशन या जो भी चीजें प्रोजेक्ट आप लोगे वो टाइम पे कंप्लीट करके देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देते हो तो उससे बैंक की बदनामी होगी, केआईएडीबी की बदनामी होगी, तो उसके बाद वहां से लोग जो है लोन लेना कम कर देंगे। तो इस वजह से इसका बहुत सिंपल सा सिद्धांत है कि भाई हम उसी प्रोजेक्ट पे लोन देंगे जिसकी हमें गारंटी होगी कि जो टाइम पे चीजें खत्म करके दे दे, ठीक है, और जो टाइम बाउंड मैनर में चीजें कर पाए, तो उसके साथ ही हमारा करार हो सकता है। ये इन दोनों का कहना है, एचडीएफसी बैंक और केआईएडीबी ने बोला है कि हम उन्हीं चीजों के साथ अपना पोजेशन या लैंड प्रोजेक्ट साइन करेंगे, जो भी करेंगे, जो टाइम बाउंड मैनर के साथ काम कर पाए। ठीक है, तो ये थी पहली स्लाइड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। आरबीआई एक्सटेंड्स बैंकिंग लाइसेंस ऑफ रूपी कोऑपरेटिव बैंक टिल अगस्त 31। ठीक है, आपको पता होगा एक रूपी कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, ये भी एक महाराष्ट्र में बैंक है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ये एक महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है, रूपी कोऑपरेटिव बैंक। अब मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ ये है कहाँ पे। रूपी कोऑपरेटिव बैंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अ पुणे बेस्ड बैंक। लेट मी चेक इट आउट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई विल टेल यू रूपी कोऑपरेटिव बैंक कहाँ की है। रूपी कॉर्पोरेट, मैंने बोला आपको पुणे बेस्ड बैंक के पास, मैं कंफर्म करा था, मुझे पता तो था ही ऑलरेडी, बट मैं कंफर्म करा था। यस, रूपी कोऑपरेटिव बैंक जो है एक पुणे बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक है, जिसको आरबीआई ने अगस्त 31 तक का एक्सटेंशन दे दिया है लाइसेंस का। मतलब बेसिकली ये सीन है कि बैंक की हालत खराब है और आरबीआई वाज इन अ मूड कि इसका लाइसेंस रद्द कर देते हैं, पर उन्होंने कुछ चीजें देखी हैं, ठीक है, प्रोविजन देखा है, और आरबीआई ऐसा इसलिए कर रही है बिकॉज आरबीआई इज प्लानिंग टू लिक्विडेट द बैंक एंड फुल्ली रिफंड डिपॉजिट्स अंडर इंश्योरेंस कवर। ठीक है, आरबीआई ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि आरबीआई चाहती है कि जो बैंक के डिपॉजिटर्स है उनको उनके पूरे पैसे मिल जाएं। ठीक है, इसीलिए आरबीआई ऐसा कर रही है, और या फिर एटलीस्ट कम से कम डीआईसीजीसी के जो कवरेज में आता है उतने पैसे तो हर इंसान को मिल ही जाएं। ठीक है, तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ द रूपे कोऑपरेटिव बैंक टिल अगस्त 31। अगस्त 31 तक उन्होंने इसका जो लाइसेंस है उसको एक्सटेंड कर दिया है। टिल मार्च 2021 द बैंक हैज मेड, मार्च 2021 तक बैंक ने 263.93 करोड़ की रिकवरी की थी, जिसमें एग्रीगेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो 70.70 करोड़ था। ड्यूरिंग द लास्ट 5 years बैंक हैज पेड रुपीज इतना करोड़ टू नीडी डिपॉजिटर्स। जो नीडी डिपॉजिटर्स है उनको लगभग उन्होंने 366.54 करोड़ रुपए दिए हैं, ठीक है, अंडर द हार्डशिप स्कीम टिल मार्च 2021। ठीक है, ये पूरी खबर है। बेसिकली उसने ये बोला कि मार्च तक बैंक ने लगभग 263.93 मतलब 264 करोड़ की रिकवरी की थी, जिसमें प्रॉफिट जो था वो 70.70 करोड़ था। ठीक है, बैंक हैज 5, इस बैंक में टोटल 5 लाख डिपॉजिटर्स हैं विद एग्रीगेट डिपॉजिट ऑफ 1297 करोड़। 1297 करोड़ का डिपॉजिट है इस बैंक में, जिसमें से 99% जो डिपॉजिटर्स हैं ना वो डिपॉजिटर्स हैं जो डीआईसीजीसी के नए रूल के अंतर्गत आ जाते हैं, फॉल करते हैं। अब डीआईसीजीसी क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। वो करती क्या है? वो आपकी जो मनी डिपॉजिट होती है ना बैंक में, उस पे इंश्योरेंस देती है। तो डीआईसीजीसी का पहले कवरेज रेशियो सिर्फ 1 लाख रुपए था, अब 5 लाख कर दिया गया। अगर आपके बैंक में 5 लाख रुपए तक हैं और वो बैंक डूब जाती है तो आपको वो 5 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। अगर आपके अकाउंट में 5 लाख से ज्यादा है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख है, तो अगर उस केस में आपकी बैंक डूबती है या दिवालिया घोषित होती है तो सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे आपको, ऊपर के पैसे आपके चले गए। राइट, कवर लिमिट ओवर 5 लाख एंड दे हैव टोटल डिपॉजिट ऑफ 714 करोड़। ठीक है, और जो ये जो बताया गया है यहाँ पे, जो 99% डिपॉजिटर्स हैं जो 5 लाख में से टोटल, उसमें 714 करोड़ अमाउंट उनके हैं जो 99% है, और सिर्फ 1% लोग जो हैं उनके बाकी पैसे हैं। और इन्हीं सब चीजों की वजह से आरबीआई चाहती है कि हम बैंक को लिक्विडेट करके जो लोग हैं उनके पैसे लौटा दें। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड
स्लाइड बेसिकली आज की तीसरी न्यूज है। वर्ल्ड बैंक सीज इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 22 जीडीपी एट 8.3%, फाइनेंशियल ईयर 23 एट 7.5%। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी हुई है। वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है ग्लोबल इकोनॉमिक एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड बैंक की जारी हुई है वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। इसमें साफ साफ बोला गया है, उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि उन्होंने 2021-22 के लिए जो हमारी जीडीपी फॉरकास्ट थी उसको गिरा दिया है। गिरा ये कितना कर दिया है? 8.3%। So the World Bank has slashed India's GDP forecast for fiscal year 2021-22 to 8.3% from 11.2%। इससे पहले जो उन्होंने इसकी वो की थी 11.2% के रेट से इंडिया ग्रो करेगी, बट बिकॉज ऑफ COVID-19 and because of lockdown in our country, in our different states, the mobility of things are not happening very frequently. The markets are shut down, and the situation is not very good in terms of economic. If we talk about in economic terms, so that's why World Bank in its new report suggested that not suggested, they have forecasted that the GDP growth of India will not be around 11.2%. It will be around 8.3%. ठीक है? As the second COVID-19 wave hits India hard, the World Bank said economic activity will benefit from policy support, including higher spending on infrastructure, rural development and health, and a stronger than expected recovery in services and manufacturing sector. Okay, तो इसमें क्या बोला गया है देखिए, जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई उसमें ये बोला गया कि यस इंडिया कैन ग्रो, इंडिया बाउंस बैक कर सकती है, बट दे नीड टू फोकस मोर एंड मोर ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ पे बहुत तेज हिट किया है, आई मीन कोविड-19 की सेकेंड वेव ने। उन्होंने साफ साफ बोला है कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर और हेल्थ के ऊपर, और स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, जितना आपने कभी उम्मीद ना की हो उससे ज्यादा तेजी से अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इंडिया बहुत सलीके से रिकवर कर जाएगा। बट द पॉइंट इज all the manufacturers or all the businessmen who are basically suffering from the loss due to COVID-19, they don't have enough cash, they don't have enough money in their hands to invest to manufacture more and more goods. That's why it is not practically possible जब तक कि सरकार इसमें मदद ना करे, सरकार कोई पैकेज ना लेके आए, और वो पैकेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही रूप से जो बिजनेस करते हैं, जो एमएसएमईज हैं, जो कंपनीज हैं, who are manufacturing, who are giving services, they need to put forward, they need to be supported by the banks or the government organizations, so that they can build our economy, because we can build our economy on their shoulders only. They are the one who are the backbone, because MSME sector is the only sector that contributes 30% in our GDP. Mind it, 30% in our GDP, and the MSME sector are the worst affected sector due to COVID-19 first and second wave, right? So we need to work on it. In its forecast in South Asian economics, wait a sec. In its forecast on South Asia economics, the World Bank said the COVID-19 pandemic will undermine consumption and investment in India as confidence remains depressed as balance sheet damage. ठीक है, तो बेसिकली अभी जो जो कॉन्फिडेंस है वो इंडियन बिजनेसमैन में वो उतना अच्छा नहीं आया है। Consequently, the growth forecast for financial year 23 has also been cut to 7.5%. 2023 के लिए भी उसको घटा के 7.5% कर दिया गया, reflecting lingering impacts of COVID-19 on the household, corporate and bank balance sheets, possibly low level of consumer confidence and heightened uncertainty on the job and income prospects. देखो बहुत सारी चीजें हुई है, लोगों का जो संतुलन था वो बिगड़ गया है, संतुलन इन टर्म्स ऑफ बैलेंस इन इकोनॉमिक सेक्टर, बैलेंस इन जॉब्स, बैलेंस इन इनकम लेवल्स ऑफ द पीपल। सो इन सब चीजों में इनबैलेंस की वजह से ये हो रहा है और इसकी वजह से इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स में ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्रिसिल जो एक रेटिंग एजेंसी है, उसने भी इंडिया की जीडीपी जो है वो 9.5% कर दी है फ्रॉम 11%। पहले इसने प्रेडिक्ट किया था कि 11% जीडीपी होगी, अब उन्होंने बोलते हैं कि ये 9.5% के रेट से ग्रो करेगी। इससे पहले वाली जो थी वो कर दी थी उन्होंने 8.3। ठीक है, अब इसने कर दिया 9.5% current fiscal compared to 11% projected earlier. The downward revision reflects the major hit
hit the two engine of the growth, private consumption and the investment have taken due to the second wave of COVID-19। सबकी रीजन वही है, कोविड-19 की वजह से ऐसा हुआ है। द मेन खबर है कि क्रिसिल ने इंडिया की जीडीपी फॉरकास्ट 11% से घटा के 9.5% कर दी गई है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। RBI is okays 3-year extension to Bandhan Bank's Chandrasekhar Ghosh as against 5 years short। ठीक है, देखो बंधन बैंक जो कि एक कोलकाता बेस्ड बैंक है, उसके जो क्या है, ये क्या नाम क्या बोला गया, उनके जो एमडी हैं, बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं शेखर घोष, उनके लिए रिकमेंडेशन आई थी कि इनको 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाए और बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने ये कर भी दिया था, बट आरबीआई ने इसको घटा के 3 साल कर दिया है कि नहीं भैया, वी कैन ओनली अप्रूव यू 3 years ऑफ एक्सटेंशन एज एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक। ठीक है, दिस इज द खबर, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। आरबीआई ने अप्रूव किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ गिरीश चंद्र चतुर्वेदी as the part-time chairman of the bank for a period of 3 years। और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो है, इनको भी पार्ट टाइम चेयरमैन के तौर पे 3 साल का ही एक्सटेंशन मिला है फॉर द सेम बैंक, दैट इज बंधन बैंक। बंधन बैंक से 2 खबरें हैं। पहला है बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं, जिनका नाम है चंद्रशेखर घोष, चंद्रशेखर घोष को मिला है 3 साल का एक्सटेंशन एज एमडी एंड सीईओ, और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन मिला है 3 साल का एक्सटेंशन एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियो को पसंद आई हो तो, और देखो वीडियो को बार बार, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर हो क्या रहा है दुनिया में। और ऐसे ही सवाल, इन्हीं सब चीजों से सवाल बनेंगे आपके एग्जाम्स में। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, इन्हीं सब चीजों से, जो मैं स्लाइड्स बना रहा हूं, इनसे ही सवाल बनेंगे बैंकिंग के, कहीं और से सवाल नहीं बन सकते। मैं हर वो चीज डिटेल में कवर कर रहा हूँ, एक भी न्यूज में मिस नहीं कर रहा हूँ। तो आप मेरी वीडियो बिल्कुल मिस ना करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राइट, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको भी थोड़ा सा इन रिटर्न देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मुझे भी तसल्ली मिले, मुझे भी खुशी हो जब मैं हर रोज खोलूं और मेरे 2 4 5 सब्सक्राइबर बढ़ गए हों, 10 सब्सक्राइबर बढ़ गए हो, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर मी। और अगर ऐसा होता है तो मैं आपके लिए और अच्छी और बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ।